वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड ऑस्कुलेटिंग सर्कल को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। इफ पी क्यू आर are 3 points on a curve and the circle PQR in its limiting position where Q and R tend to P is called the circle of curvature at P, and the radius of curvature and it is denoted by rho. अच्छा, इसका अगर हम लिमिटिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, इट मीन दैट देयर विल बी 3-point contact with curve at P. So 3-point contact का डेफिनेशन भी यूज करें तो बोल देंगे द सर्कल विच हैज 3-point contact with the curve at P is called osculating curve at a point P on a curve. The osculating circle या circle of curvature is the same thing. चलिए इस डेफिनेशन को व्हाट दिस मीन लिमिटिंग पोजीशन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक चीज और साथ में हम नोटिस कर सकते हैं कि वी नो दैट ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट P has 3-point contact at P with the curve. Therefore osculating circle lies in the osculating plane at P. तो जो सर्कल ऑफ कर्वेचर होगा वो ऑलवेज ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करता है। ठीक, देखते हैं कैसे लाई करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे हम सर्कल को फाइंड आउट करेंगे। सर्कल फाइंड आउट होगा तो सेंटर और रेडियस का पता चल जाएगा हम। सो लेट अ सर्कल इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन वी गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड बाय द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब ओपीएस है, जब हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी। एक स्फीयर को जब हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो वो जो सेक्शन बनेगा दैट विल बी अ सर्कल where R is the position vector of generic point, you can say arbitrary point, and C the point position vector of center C, and A is the radius of sphere. Okay. Let the equation of the curve VR equal to f of S. कर्व का इक्वेशन हमने ले लिया और इस कर्व को ही हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यू सी दिस इज, ये सेंटर आ गया कैपिटल C और ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया स्मॉल c वेक्टर, और ये P आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R वेक्टर। और डेफिनेटली फिर अच्छा इसको हम डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम। सो यहाँ से R माइनस C ये बन गया आपके पास R माइनस C। सो from here now the point of intersection of the curve with the sphere are given by this। तो हमने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने इस इक्वेशन में R को हमने रिप्लेस कर दिया R ऑफ S से, माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो एक कंबाइंड इक्वेशन निकाल लिया। ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन हमने कर लिया। सो अब आपको ये लग रहा होगा कि कैसे हो गया इंटर, तो भाई दो आपके कर्व होगा और स्फीयर की इक्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ आर की जो इक्वेशन होगी उसको स्फीयर में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन तो आपको इस तरह से ही दिखेगी। और इसको हमने कॉमन नाम दे दिया एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ले लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाएंगे कि कर्व के पास 3-point कॉन्टेक्ट होना चाहिए, तभी ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनेगा या सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो 3-point कॉन्टेक्ट का कंडीशन हमने डिस्कस करा था पहले। सो दैट इज एस
एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। तो अगर 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट होता तो थर्ड डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। तो नथिंग इज बिग इन दिस 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इन तीन इक्वेशंस को, तीन कंडीशन को हम यूज करेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि सी और रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करें। तो पहली कंडीशन से हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। हमने क्या करा, फिर इसको हमने सेकंड कंडीशन यूज करा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बताइए इस तरह से आएगा, इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे बेसिकली आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस इज r डैश प्लस 0। सो r डैश इज t हमने पुट कर दिया यहाँ से। सो दिस इज गिवन इक्वेशन 2। और थर्ड कंडीशन यूज करेंगे तो डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड एज इट इज, और यहाँ से हम फॉर्मेट फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो टी डैश इज इक्वल टू कप्पा एन प्लस आर डैश की वैल्यू टी होती है तो टी डॉट टी टी स्क्वायर या टी वन हो जाएगा, आर डॉट टी वन भी लिख सकते हैं। So finally what we get, we like this, we get this one, third। ठीक, या वन बना, इसको शिफ्ट करा तो कप्पा से डिवाइड कर दिया, कप्पा 1 over कप्पा इज रो। सो नो वी, इन तीन से हम कंक्लूड करेंगे क्या चीज हो रही है इसमें। तो ये अगर इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 जो है उसमें ये जो वेक्टर बन रहा है r माइनस सी, ये वेक्टर लाइज इन द नॉर्मल प्लेन एट p। क्यों? क्योंकि ये t के साथ क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है इसका 0। ठीक, तो इसका मतलब ये t के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियस नॉर्मल प्लेन में होगा। बट बाय द डेफिनेशन r माइनस सी आल्सो लाई इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेकिन हम साथ में ये बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये जो r माइनस सी होगा, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। फिर दोनों चीजें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसका मतलब जो दोनों ऑस्कुलेटिंग प्लेन और जो नॉर्मल प्लेन के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कॉमन लाइन होगी, उस पे लाई करेंगे। सो वही लिखा देखिए, हेंस तो r माइनस सी जो वेक्टर है मस्ट अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। ठीक, सो देयरफॉर r माइनस सी मस्ट लाई इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एट p। यहां से डायरेक्शन क्लियर होगी। ओके, नाउ p में राइट r माइनस सी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू n होगा। सो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने म्यू n, वेयर म्यू इज एनी स्केलर। उसकी डायरेक्शन में होगा, मतलब एक तरह से वो पैरेलल ही होगी उसके। ठीक है, क्योंकि अगर वो t के साथ 90 बना रहा है ना, अगर t के साथ 90 बना रहा है तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये है r माइनस सी और ये हमारा है n। ठीक, तो डेफिनेटली अगर ये इसके साथ 90 बना रहा है और इसके साथ है, तो डेफिनेटली ये आपस में पैरेलल होंगे तो प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में म्यू ले लिया यहाँ पे। तो अब अगर हम इस चीज को अगर हम इक्वेशन 3 में यूज करें, यहाँ पे r माइनस सी को हम अगर यहाँ पे म्यू n पुट करें तो यहाँ बन जाएगा म्यू डॉट n, म्यू n डॉट n। सो n डॉट n 1 बन जाएगा, तो बट वी गेट म्यू इज इक्वल टू माइनस रो। और अगर हम इन इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, इसी को r माइनस सी इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
ए तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ए इज इक्वल टू म्यू। ठीक, और जब हम म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू को भी साथ में यूज कर सकते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा रो स्क्वायर, तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव तो आ नहीं सकता है रेडियस। सो इसका मतलब जो स्फीयर का जो रेडियस था वो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, सो पोजीशन वेक्टर सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑस्कुलेटिंग सर्कल गिवन लाइक दिस। तो अब हमने जो r माइनस सी था इज इक्वल टू म्यू था, म्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो माइनस रो आ गया हमारे पास, सो सी इज इक्वल टू दिस। तो ये वेक्टर बना सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो हम इस रिलेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से क्लियर कट पता लग रहा है कि ये जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, ये सेंटर कहाँ पे होगा, नॉर्मल के ऊपर, ये देखो। ठीक है, so this relation r minus c minus r equal to rho n shows that center lies on the principal normal and is at a distance rho from p, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो रो होगा। तो क्यों होगा, अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे मॉड ले लें तो यहाँ से ये c माइनस आर इज इक्वल टू रो आएगा। तो थोड़ा सा ये फिगर से आप दे सकते हैं, देखो ये हमारे पास n वेक्टर है, ये हमारे पास p वेक्टर है, एंड ये दिस इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करेगा। ठीक, तो ये सेंटर होगा, और ऑब्वियस है ये आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका रो होगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज रो, क्योंकि दिस इज r माइनस सी, पी सी जो है वो r माइनस सी है। ठीक है, तो दिस इज सेंटर, और ये रेडियस, जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस हो गया, एंड दिस इज पॉइंट पी जो कर्व के ऊपर है। नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमें सेंटर दिया है, ये हमारे पास एन वेक्टर है और ये हमारी कर्व आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारे स्टूडियो, तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। जस्ट यहाँ पे पुट करना है, और आयत आयत कंपोनेंट आयत से, जेत से और के कंपोनेंट आप कंपेयर कर देना, सो वी कैन फाइंड इक्वेशन और coordinates of center of curvature. So this is the, now we talk about some properties of center of circle of curvature. तो पहली प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू, अच्छा पहले देखो कर्व, अगर C इज द ओरिजिनल कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट बनेगा, जो भी हमारा कर्व है, और C1 इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, वो ऐसे नहीं होगा कि वो एक जगह फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ये सपोज करो कर्व सी है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कर्वेचर फाइंड आउट होगा, यहाँ पे हमारा एन हो गया, ये टी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ये ठीक, तो ये हुआ सर्कल ऑफ कर्वेचर, और ये इसका रेडियस। लेकिन ये P पॉइंट को एक ही थोड़ा रहेगा, इस कर्व पे तो बड़े पॉइंट है, तो जैसे ये P पॉइंट यहाँ पे आएगा, P पॉइंट लग आएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी एक सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा। जब ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे भी सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये भी आएगा तो इस पॉइंट पे भी सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो बोलने का मतलब ये तो सी है, लेकिन ये जो सेंटर ये साथ साथ होंगे, तो मैं बड़े दूर दूर बनाए, अगर हम इनको प्लॉट करें तो बहुत नैरो नैरो होंगे साथ साथ। तो इन पॉइंट को, ये जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इनके लोकस को हम बोल रहे हैं C1। Now I think you got the idea what this my C1. तो C1 is the locus of center of circle of curvature. तो क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट टू C1
लाइज इन द नॉर्मल प्लेन एट सी। अगर C1 के टेंजेंट टू C1 lie in the normal plane at C. And second condition, if curvature of C is constant, then curvature of C1 is also constant. And torsion of C1 is inversely proportional to that of C. तो जैसे ये कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है, तो ये बोल रहा है कि जैसे इस पॉइंट के ऊपर कर्व बना, तो इस C1 के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंजेंट तो बना, इस P के मैं अलग अलग कर्व बनाता हूँ। जैसे ये C आ गया हमारा, और ये हमारा आ गया C डैश C1, ये गॉट में कि सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करूंगा, इस P पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट टू यहाँ पे सेंटर ऑफ ये बना। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ये टेंजेंट बना दिया P के लिए, इसके कॉरस्पॉन्डली यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट होगा वो नॉर्मल प्लेन पे लाई करेगा ऑफ जो P के ऊपर जो नॉर्मल प्लेन बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे n है, तो ये हमारा ये n वेक्टर बनेगा, ये T बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक B वेक्टर बनेगा ऐसे। तो जो n और T वाला जो नॉर्मल प्लेन कौन सा होता है, जो n और B को कंटेन करता है, तो इन दोनों के से जो प्लेन बनता है उसमें लाई करेगा जो C1 का टेंजेंट होगा। ठीक, तो देखते हैं, इसको प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का तो हम सबस्क्रिप्ट 1 जो है वो C1 कर्व के लिए यूज करेंगे। ठीक, और विदाउट जो सबस्क्रिप्ट होगा वो ओरिजिनल कर्व C होगी। तो लेट्स सी विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ C1 वी हैव। तो C हमने क्या मान लिया, C1 कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर हमने ये मान लिया। ठीक, डेफिनेटली ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक, हमने इसको डिफरेंशिएट करा रिस्पेक्ट टू S1। S1 मीन्स ये आर्क लेंथ होगी C1 की। अब इसको डिफरेंशिएट करा, तो C को डिफरेंशिएट करा रिस्पेक्ट टू S1, तो ये बनेगा T1। ठीक, T1 क्यों बना, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये मूव करेगा जैसे R बिहेव कर रहा था पहले, तो इस तरह से ये मूव करेगा। ठीक, C1 कर्व के लिए, क्योंकि C इज आर्बिट्रेरी ना होगा, बिकॉज इट्स मूव, C पहले इधर आएगा फिर इधर जाएगा, सो इट इज मूविंग। तो ये C डैश जो हो गया, C डैश हो गया यहाँ पे C ओवर S1, यही इसका टेंजेंट होगा। ये जो टेंजेंट बना C1 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, दिस विल बी T1। ठीक, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा रिस्पेक्ट टू S, क्योंकि ये C का इन टर्म्स ऑफ C लिखा है हमने, C के पोजीशन वेक्टर है ये R का, और ये तो दैट हम रिस्पेक्ट टू हम S करेंगे, तो यहाँ पे मैं चेन रूल लगा दूँ। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट किया R डैश प्लस रो एन डैश प्लस रो डैश एन, और ये R डैश हो जाएगा T। ठीक, और एन डैश हमारे पास फॉर्मूला, नेट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो फाइनली व्हाट वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पे ये रो और कप्पा आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस T। तो ये T और ये T आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी लेफ्ट ओनली दिस टू टर्म्स। ठीक, बिकॉज कप्पा एंड रो इज 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट क्लियर हो रहा है, देखो कि T1 जो वेक्टर है वो किसके इन टर्म्स में लिखा जा रहा है, N और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इट मींस दैट T1 जो है वो उस प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में N और B है। तो N और B जिस प्लेन में लाई करते हैं उसको हम नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। तो दिस shows that the tangent to C1 lies in the plane containing N and B, that is normal plane to C. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की प्रूव होगी। ठीक, कम टू द सेकंड,
अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कप्पा कांस्टेंट है तो K1 भी कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट है तो K1 भी कांस्टेंट होना चाहिए, और टॉर्सन जो है वो इनवर्स होना चाहिए, इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू टॉ होगा। चल देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए K हमने कांस्टेंट मान लिया तो रो कांस्टेंट होगा, तो R डैश भी कांस्टेंट हो गया। सो इक्वेशन 1 में यहाँ पे R डैश हम 0 पुट कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, T1 इज इक्वल टू रो टॉ बी ds ओवर ds1। और यहाँ पे हम दोनों तरफ मॉड ले रहे हैं, तो हमें इस ग्रेडियंट ds ओवर ds1 की वैल्यू मिल जाएगी। मॉड लिया हमने यहाँ पे तो ये 1 बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, एज इट इज रहेंगे स्केलर क्वांटिटी में, और b का डॉट 1 हो जाएगा, मॉड 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ds ओवर ds1 हमारे पास 1 ओवर रो टॉ आ गया। ठीक, और यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 2 में, इसको इक्वेशन T2 बोला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, T1 जो है वो B के बराबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जो T1 है, जो टेंजेंट है C1 के लिए, वो C कर्व के बाइनॉर्मल के इक्वल आ गया। ठीक है, विदाउट फिक्स जो है वो C के वेक्टर्स, C के नॉर्मल्स है, और T1 जो है वो टेंजेंट फॉर C1 कर्व। सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखो ना, विदाउट सबस्क्रिप्ट है वो C का है, और विद सबस्क्रिप्ट जो है वो C1 का। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू S1, तो यहाँ तो बन जाएगा T1 डेरिवेटिव ऑफ T1 ओवर ds1 इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको रिस्पेक्ट टू S करना है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज मत होना ना, C1 का जो पैरामीटर है वो S1 है, और C का जो पैरामीटर है वो S है। सो दैट्स वाई, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो ds ऑफ दिस, अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना, इसकी वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है, तो 1 ओवर हम ये यूज कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव बना T1 डैश, T1 डैश बना, एंड T1 डैश विल बी कप्पा 1 N1। ठीक, तो ये मैंने यूज कर दिया यहाँ पे, और V1 डैश की वैल्यू हमने माइनस टॉ एन कर्नेट फॉर्मूले से यूज कर लिया, और ये एज इट इज। अब इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से ds ओवर ds की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो यहाँ से ये का टॉ टॉ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो प्रिंसिपल नॉर्मल है N1, वो N के बराबर आ रहा है, बट प्रोपोर्शनल है। ठीक, सो क्लियरली N1 पैरेलल टू N, है ना, एंड choosing the direction of N1 opposite to that of N such that, हमने यहाँ पे क्या किया, N1 को इस ढंग से उसकी उल्टी डायरेक्शन कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, तो N1 जो हुआ वो इक्वल टू -N, और जब हम इसको रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, कप्पा 1 इक्वल टू कप्पा। इसका मतलब कर्वेचर जो C1 का है वही कर्वेचर C का होगा, तो कर्व C1 और C का जो कर्वेचर है वो सेम रहेगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे टॉर्सन की, कर्वेचर सेम रहेगा भाई, ठीक, दोनों दोनों कर्व्स का। सो नाउ अब हम ये यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, वी नो जो B होता है वो T क्रॉस N1 होता है, T क्रॉस N होता है, तो सबस्क्रिप्ट ओनली हमने C1 के लिए यूज करी, और यहाँ पे ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो टेंजेंट है C1 के लिए वो बाई नॉर्मल के बराबर आ रहा है, जो C का बाई नॉर्मल है, तो इसको हमने यूज करते हैं यहाँ पे दिस, और जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो N वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो -N, तो यहाँ पे B क्रॉस N क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। ठीक, क्योंकि N क्रॉस B जो होता है वो T होता है, तो वो जो डायरेक्शन में नेगेटिव ऑब्जर्व हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो बाई नॉर्मल है, बाई नॉर्मल जो C1 का है वो टेंजेंट ऑफ C1 के बराबर है। ठीक,
अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू S1, तो हमारे पास बनेगा dV1 ओवर S1 इक्वल टू dt ओवर, फिर वही चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या बनेगा, माइनस τ1 N1, और यहाँ पे आपके पास T डैश का वैल्यू क्या आएगा, कप्पा N, और इसका वैल्यू हम यूज कर लेंगे कप्पा ओवर τ। तो यहाँ से हमारे पास N की जो वैल्यू है वो -N1 है ना, या N1 इज इक्वल टू -N है, तो ये आपका यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, τ1 इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर ओवर, कप्पा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो क्या बन गया, ये जो टॉर्सन है वो कर्व C1 की है, और ये जो टॉर्सन है वो C की है। तो टॉर्सन जो है C1 की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू torsion of curve C. So I think that's all for this today's lecture. Thank you.